नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीनियर सेकेंडरी मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और आज इसका 14th लेक्चर है। इससे पहले हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन जो हैं उसकी थर्ड क्लास है। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारी जो नोट्स हैं, PDF है, वो अवेलेबल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस। उससे पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो क्वेश्चनों के अंदर, वो है इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल। तो हम जानते हैं कि जो इकाई होता है उसके तीन घनमूल होते हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है। मुख्यतः इस दो प्रॉपर्टीज का हम आज के सवालों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इकाई के घनमूल की जो विशेषता है उसका हम इस्तेमाल क्या करें, तो हम यूज करेंगे। और इकाई के घनमूल क्या होते हैं वो हम कॉम्प्लेक्स जब पढ़ेंगे तब उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए आप जानते होंगे कि इकाई के तीन घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है और ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है। अगर ओमेगा की पावर 3 से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए ओमेगा की पावर 17 है, तो ओमेगा की पावर 17 को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा की पावर 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 5 करेंगे, साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 17 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार से ओमेगा की पावर अगर 3 से अधिक है तो उसको हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 75, पेज नंबर 27। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज ओमेगा की प्रॉपर्टी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 75, पेज नंबर है 27। क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0 है, तो हमें x का मान बताना है। x का मान कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास है 0, 1, -1 और इसमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है कोई भी संख्या, नन ऑफ दी, कोई भी संख्या, x का मान कोई भी संख्या। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर दूं, मतलब फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड करता हूं, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो बन जाएगा 1x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये बन जाएगा। सेकंड कॉलम ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया। और जैसा मैंने आपको बताया था, इकाई के घनमूल की विशेषता होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो ये बनेगा x प्लस 0 और 0 बनने के बाद जो पहला कॉलम हमारे पास बचेगा वो बचेगा x। तो पहले कॉलम में से अगर मैं x को बाहर लिख देता हूं तो ये हमारे पास बचता है 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, और ये भी एक हमारे पास स्टैंडर्ड वैसे एक डिटरमिनेंट्स है। अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका मान 0 आता है। वैसे हम इसको हल कर सकते हैं, जैसे आपको बताया गया था, इसका गुना इस माइनस इसका गुना। डिटरमिनेंट को हल करना आपको आता है, इसको हल कीजिए तो आप हल करेंगे तो आप देखते हैं कि इसका मान 0 आएगा। ठीक है, पिछली क्लासेस में हम डिटरमिनेंट को हल करना देख चुके हैं। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए यदि आप इसको हल करेंगे तो इसका मान 0 आता है, यानी कि x गुना 0, यानी कि ये 0 आएगा। ठीक है, हमें इसका मान 0 दे रखा था, यानी कि x इंटू ये वाली डिटरमिनेंट 0 होती है, और क्योंकि ये 0 है तो x इंटू 0 इक्वल 0, तो x का क्या मान संभव है, तो x का आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्या बना कि जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 दे रखी थी, तो ये हमारी डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, x इंटू 0। तो x इंटू 0 इक्वल 0, तो x की किस वैल्यू के लिए ये 0 आएगी, तो x के हर वैल्यू के लिए इसका मान 0 आएगा। तो इस पहले सवाल का हमारा आंसर है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। नेक्स्ट हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 77 नंबर। ये नंबर क्वेश्चन था 75। नेक्स्ट हम देखते हैं 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन था हमारे पास x प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस x 1 x प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सेम क्वेश्चन इस तरह से, का मान अगर 0 है तो x किसके बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी सेम हमारे पास क्वेश्चन है जैसा आपको भी करवाया था। तो 72 नंबर क्वेश्चन और 75 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास एक जैसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ओमेगा के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77, पेज नंबर है हमारे पास 28। क्वेश्चन है 1 प्लस 2 ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस में ओमेगा की पावर 200। इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 1 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, और ओमेगा की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। अब क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की पावर 100 है, तो ओमेगा की पावर 100 का मान कितना होगा, ओमेगा की पावर 100 तो इक्वल टू ओमेगा की पावर 3 की पावर 33, यानी कि ये हो जाएगा 99। साथ में कितना बचेगा, ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, तो यानी कि ये कितना बचेगा, ओमेगा। इसी प्रकार से ओमेगा की पावर अगर 200 है, तो क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3, और 3 की पावर कितनी करेंगे, अगर मैं 3 का इसमें भाग देता हूं तो वाट कितना आ जाएगा, 6 20 66। तो ओमेगा की पावर 66 करेंगे तो कितना बनता है, 198। तो साथ में कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1 की पावर 66 लिखेंगे तो 1, यानी कि ओमेगा की पावर 100 की जगह पर हम क्या लिखेंगे ओमेगा, और ओमेगा की पावर 200 की जगह पर हम क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ये लिखते हैं तो हमारी जो सारणिक हमें दे रखी थी वो बन जाएगी 1 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 ओमेगा और 2 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट को हमें हल करना है, और सेम इसमें भी अगर हम क्या करें कि पहले कॉलम में दूसरा और तीसरा कॉलम ऐड कर देते हैं, तो पहला कॉलम में 1 और 1 2 बन जाएगा, ओमेगा भी 2 बार आएगा, ओमेगा स्क्वायर भी 2 बार आएगा, यानी कि पहला जो कॉलम हमारे पास बनेगा उसमें 2 कॉमन ले लें तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, 2 × 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और 2 × 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अगर मैं पहले कॉलम में दूसरा और तीसरा कॉलम जोड़ देता हूं तो ये बनेगा 2 × 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहला कॉलम, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज। और क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है तो 2 × 0, तो पहला कॉलम हमारे पास बनेगा 0 0 0, और हम जानते हैं कि अगर किसी सारणिक में कोई कॉलम या किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान शून्य होता है, तो इस सारणी का मान कितना आएगा 0। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर है 82। 82 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 28 पर। क्वेश्चन ये है कि यदि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है और n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, n नॉट इक्वल टू 3p, n नॉट इक्वल टू 3p, p इज एनी इंटीजर, तो आपको उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है 1 ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, और ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n और 1। इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन वही है हमारे पास 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो जो इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दे रखी है, वो n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। अब 3 का मल्टीपल नहीं है तो आप एग्जांपल के लिए जैसे मान लो 2 है, ठीक है, तो अगर n 2 है तो ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, और अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये बनता है 1 + ओमेगा की पावर 2 + ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या होता है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो ये बन जाता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 0। इसी तरह से आप जरूरी नहीं कि n की वैल्यू आप 2 लें, कोई भी वैल्यू ले लें, क्योंकि n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर 3 का मल्टीपल होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू कितना होता है 0, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो। यानी कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर देता हूं तो यहां बनेगा 0 0 0, इसलिए सारणी का मान कितना आएगा 0, तो इस सारणी का मान भी 0 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, पेज नंबर 27 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लास्ट पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, आप कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, 26वां सवाल देखते हैं। पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 26 है, ओमेगा इकाई का काल्पनिक मूल है, इमेजिनरी रूट है उसका, और हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है कि ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, a b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर, b ओमेगा स्क्वायर c a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर और c।
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है और हमारे पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारे पास 0 वाला है, एक ऑप्शन हमारे पास है a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर c, और एक ऑप्शन हमारे पास है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, और एक ऑप्शन हमारे पास है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 है पेज नंबर 24 पर। एक डिटरमिनेंट आपको दे रखी है और हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, जहां पर ओमेगा जो है वो इकाई का इमेजिनरी रूट है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को देखूं तो अगर मैं इसको ओमेगा से गुना करता हूं तो ये बन जाता है a ओमेगा। फर्स्ट कॉलम को अगर मैं ओमेगा से गुना कर देता हूं तो ये बनता है a ओमेगा, सेम बन जाएगा। b ओमेगा को ओमेगा से गुना किया तो b ओमेगा स्क्वायर, ये सेम बन जाएगा। और अगर c ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, c ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 एक होता है यानी कि c, यानी कि सेम बन जाएगा। सेम बनने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का जो रेशियो है वो सेम है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि थर्ड कॉलम इंटरचेंज थर्ड कॉलम माइनस ओमेगा c1। अगर तीसरे कॉलम में पहले कॉलम को ओमेगा से गुना करके घटा दिया जाए तो यहां बनेगा 0 0 0, और क्योंकि थर्ड कॉलम की वैल्यू 0 बन जाएगी, 0 0 0 बन जाएगी, इसलिए सारणी का मान कितना होगा, 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अंदर ओमेगा का यूज हो रहा है, और इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और है, वो है क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 23 पर। इसको लिए आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसकी प्रयास कीजिए, आसान क्वेश्चन है। तो आज हमने अभी इस क्लास में अब तक ओमेगा के बारे में कुछ पढ़ा, ओमेगा से संबंधित कुछ सवालों को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित हमारे पास डिटरमिनेंट्स हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट है 44 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 25। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें। क्वेश्चन नंबर है 44, पेज नंबर है 25। एक डिटरमिनेंट आपको दे रखी है cos थीटा प्लस 5 माइनस साइन थीटा प्लस 5 cos 2 5 साइन थीटा cos थीटा साइन 5, और थर्ड रो है माइनस cos थीटा साइन थीटा और cos 5। हमें यह बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है थीटा से स्वतंत्र होगी, थीटा से फ्री होगी, थीटा पर डिपेंड नहीं करती, तीसरा है फाई से फ्री होगी, फाई पर डिपेंड नहीं करती, फाई से इंडिपेंडेंट होगी, और चौथा है थीटा और फाई दोनों से इंडिपेंडेंट होगी, थीटा और फाई दोनों से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं डिटरमिनेंट को सोल्व करता हूँ और इसकी वैल्यू के अंदर हल करने पर सिर्फ थीटा वाली टर्म्स आती है, फाई की टर्म्स आती ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाई पर डिपेंड नहीं करेगी। और इसी प्रकार से अगर फाई की ही टर्म्स आती है, थीटा की टर्म्स आती ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि डिटरमिनेंट का जो सोल्यूशन है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो फाई पर डिपेंड करती है, थीटा पर डिपेंड नहीं करती। तो उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू आती कितनी है। तो इस डिटरमिनेंट को हमें सोल्व करना है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। अगर हम इस डिटरमिनेंट का सिंपली एक्सपेंशन कर दें, सामान्य विस्तार करें पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो cos थीटा प्लस 5 के साथ में क्या आएगा, cos थीटा cos 5 माइनस sin थीटा sin 5। ठीक है, तो इसके साथ वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा cos 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। ठीक है, फिर इसकी बारी आती है, तो ये इसके साथ हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा जी,
डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लस साइन थीटा प्लस फाइव, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, रो हो जाए तो साइन थीटा कोस फाइव, इसके साथ में क्या आएगा साइन थीटा कोस फाइव माइनस 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 प्लस बन जाएगा ये, प्लस कोस थीटा साइन फाइव। ठीक है, और अब इसकी बारी तो प्लस कोस टू फाइव, प्लस कोस टू फाइव, इसके साथ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हमने सारणी को हल किया है। सारणी को हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं किस प्रकार से हल किया जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये बनेगा cos थीटा प्लस फाइव, और ये वाला cos थीटा प्लस फाइव और ये वाला cos थीटा प्लस फाइव, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस फाइव प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बनता है sin a प्लस b, यानी कि sin थीटा प्लस फाइव, तो ये वाला sin थीटा प्लस फाइव और ये वाला sin थीटा प्लस फाइव क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होती है, तो ये बन जाएगा कोस टू फाइव, और ये भी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब एंगल सेम है, तो कोस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर ये सेम एंगल है, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस टू फाइव, और जो कि थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसमें थीटा कहीं शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो थीटा से फ्री होती है, थीटा पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, अब इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 60। ठीक है, पेज नंबर हमारे पास है 26। पेज नंबर 60 पर 26 पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है। क्वेश्चन हमारे पास है cos a प्लस b, cos a, यहां थीटा लिखा हुआ था वहां पर a लिखा गया है, जहां पर फाइव लिखा हुआ था वहां पर b लिखा गया, जहां पर थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ था वहां पर a लिखा गया है, जहां पर फाइव लिखा गया था वहां पर b लिखा गया है, और हमसे क्वेश्चन है इसकी वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सॉरी, यहां पर थीटा लिखा गया है, वैसे यहां पर आएगा a का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये b का मान कितना होगा, b का मान आपसे पूछा गया है, तो b का मान यहाँ थीटा लिखा गलती से, b का मान पूछा गया। ऑप्शन हमारे पास क्या है 2n प्लस पाई, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 2n प्लस पाई बाई 2, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 2n पाई, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है n पाई। ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन और ये 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो जहां थीटा और फाई लिखा था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वहां पर a और b लिखा गया, यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन पिछली बार आया था ठीक वैसा ही सॉल्यूशन आएगा, और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास अब की बार 1 प्लस कोस 2b आएगा। जब हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था उसमें आया था थीटा प्लस फाइव और आंसर आया था थीटा से फ्री, यानी कि यहाँ फाइव आया था, अब यहाँ पर a और b है तो यहाँ पर b आएगा, और इक्वल टू 0 आपको गिवन है। सोल्व आपने जैसे लास्ट किया था वैसे करेंगे इसको हम, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2b इक्वल टू 0, और 1 प्लस कोस 2b की वैल्यू कितनी होती है 2 कोस स्क्वायर b, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर b, और कोस की वैल्यू 0 कब होगी, यानी कोस भी 0 है, कोस की वैल्यू 0 हम जानते हैं कि जब वो 90 का विषम गुणज हो, यानी कि पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल्स हो, यानी कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2।
तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक तो लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 44 नंबर वैसे सॉल्व करना है। आगे फिर इसकी वैल्यू 0 गिवन है और 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। और हम जानते हैं cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो 90 का विषम गुणज हो, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2n+1 π/2। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक वाले डिटरमिनेंट है। 20 नंबर सवाल है, 22 नंबर सवाल है, क्वेश्चन पेज नंबर 24 पर। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले डिटरमिनेंट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22, पेज नंबर हमारे पास है 24। क्वेश्चन है हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है cos स्क्वायर x cos x sin x sin x cos x sin x sin स्क्वायर x माइनस cos x माइनस sin x cos x और 0। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन हमारे पास है 0 1 2, इसमें से कोई नन ऑफ दीस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 24 पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जब हम लास्ट क्लास पढ़ रहे थे लेक्चर 13, उसमें आपको बताया था कि हम अगर डिटरमिनेंट हमारे पास अलजेब्रिकल है, यानी कि a b c x y z p q r में है, तो हम डिग्री की हेल्प भी लेते हैं उसको सॉल्व करते वक्त, या फिर वैल्यू भी पुट कर देते हैं, या फिर मैथमेटिक्स तो सॉल्व उसको करते हैं। तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को मैथमेटिक्स तो सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर देखें इसमें x वेरिएबल हमें दे रखा है इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट है ये इन कांस्टेंट के इक्वल है। इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने x की वैल्यू सपोज की 0 डिग्री, मान लीजिए मेरे पास x जो है वो 0 है। अगर x 0 है तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी 1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये कितना बन जाएगा 0, ये कितना बन जाएगा 0, ये कितना बन जाएगा -1, ये कितना बनेगा 0, ये 1 और ये 0, क्योंकि इक्वल टू एनी कांस्टेंट हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू सपोज कर सकते हैं, और यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 0 ये बन जाएगा प्लस का 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैथमेटिकली कैसे सोल्व करें तो वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, अगर हम थर्ड कॉलम को cos x से गुना करके इसमें ऐड कर दें, सेकंड कॉलम में चेंज करें, सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम को गुना करें cos x से और सेकंड कॉलम में ऐड कर दें, इससे क्या होगा। देखिए जब आप इसको गुना करेंगे cos x से और इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा 0। जब इसको गुना करेंगे cos x से और इसमें ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ कितना बनेगा 1। और जब आप इसको गुना करेंगे cos x से और इसमें ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा माइनस का cos x। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं इसको गुना कर दूं sin x से इस कॉलम को और इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दूं, पहले कॉलम के अंदर मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड कॉलम को sin x से गुना करके इसमें से घटा दिया। तो जब आप इसको sin x से गुना करोगे तो ये बनेगा माइनस का sin स्क्वायर x, और इसमें से घटाओगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बन जाएगा। इसको sin x से गुना करोगे sin x cos x, और इसमें से घटाओगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। और इसको गुना करेंगे sin x तो 0 बनेगा, 0 घटाओ तो क्या बनेगा sin x बनेगा। और थर्ड कॉलम हमारे पास सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चेंजेस मैंने की हैं, दो ऑपरेशन अप्लाई की हैं इसके ऊपर। अब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके लिए होमवर्क है, इसको सोल्व करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इजीली आप इसको डिटरमिनेंट को जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर दीजिए तो इसका मान 1 आएगा, 1 आता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, जिसको आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं और इस तरह से भी सोल्व आउट
कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो फिर थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन है हमारे पास 20 इसी पेज नंबर पर। क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 24 पर। ABC एक त्रिभुज के कोण है। ABC त्रिभुज के कोण है। त्रिभुज के कोण आपको दे रखे हैं और आपको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है जो है 1 प्लस साइन ए और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन बी और साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस साइन सी और साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो आपसे पूछा कि त्रिभुज ABC कैसा होगा। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज है जिसके कोण ABC हैं और यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो वो त्रिभुज कैसा होगा। ऑप्शन आपके पास है समद्विबाहु, पहला ऑप्शन है समद्विबाहु, दूसरा ऑप्शन है समबाहु, तीसरा ऑप्शन है समकोणीय और चौथा ऑप्शन है समकोणीय समद्विबाहु। समकोणीय समद्विबाहु। समद्विबाहु आइसोस्केल का मतलब ये होता है कि दो कोण इक्वल हैं आपस में। समबाहु का मतलब है तीनों कोण ही आपस में इक्वल है, 60-60 डिग्री के हैं। समकोणीय का मतलब एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा कोण 30, 60, 20, 70 कितने भी हो सकते हैं। और समकोणीय समद्विबाहु का मतलब ये है कि एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी दोनों कोण 45 डिग्री के, ठीक है। तो एक आध ऑप्शन तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते थे, जैसे मान लो समबाहु चेक करना हो तो हम क्या करें, A B C तीनों की जगह पर 60-60 रख दें और इक्वल टू 0 अगर आ गया तो समबाहु ऑप्शन सही है, अदरवाइज वो गलत है। लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को हमें मैथमेटिकली ही सोल्व करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। अगर हम सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को घटा दें, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को घटा दें, ठीक है। फर्स्ट कॉलम एलटी रहेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस साइन बी में से 1 प्लस साइन ए गया तो 1 में से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन बी माइनस साइन ए। और इसमें से ये घटाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन बी माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें से ये घटा दिया, कैंसिल को टर्म नहीं होगी, साइन बी माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी तरह से थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम घटा दें तो 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस साइन सी में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन ए। और इसमें से ये घटाओगे तो यहां कितना आएगा, साइन सी माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 0 गिवन है। तो हमने क्या किया, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा दिया और थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम को घटा दिया। अब देखें जो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल होता है साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल होता है साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। अगर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो साइन बी माइनस साइन ए
और यहाँ पर भी आएगा साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए। तो वो साइन बी माइनस साइन ए कॉमन ले लिया जाएगा सेकंड कॉलम में से। तो सेकंड कॉलम में क्या कॉमन आएगा, साइन बी माइनस साइन ए। इसी प्रकार से थर्ड कॉलम को देखेंगे, यहाँ कितना है साइन सी माइनस साइन ए, यहाँ कितना है साइन सी माइनस साइन ए, और एक फैक्टर साइन सी माइनस साइन ए यहाँ पर भी आएगा। तो अगर उसको हम बाहर लिख देते हैं तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन आएगा, साइन बी माइनस साइन ए। थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन आएगा, साइन सी माइनस साइन ए, और अंदर एक डिटरमिनेंट हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, यहां से साइन बी माइनस साइन ए कॉमन आएगा, यहां से साइन सी माइनस साइन ए कॉमन आएगा, और यहाँ 1 0 0 बचेगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो डिटरमिनेंट हमारे पास बची थी वहां आता है साइन ए माइनस साइन सी। इसको सॉल्व करना आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है, इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। इक्वल जीरो देने का मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है, यानी कि या तो ए और बी इक्वल है या फिर बी और सी इक्वल है। यहाँ पर बी और सी आएगा, तो या तो ए और बी इक्वल है या फिर बी और सी इक्वल है या फिर सी और ए इक्वल है, यानी कि इन तीन कोणों में से कोई ना कोई दो कोण आपस में अवश्य ही इक्वल है। यानी कि त्रिभुज कैसा होगा, ये त्रिभुज होगा समद्विबाहु। ठीक है, तो एक बार फिर आपको बता देता हूं हमने मैथमेटिक्स क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट किया। इसमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया मैंने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि ये वाला। तो ये क्या बनेगा, साइन बी माइनस साइन ए और साइन बी प्लस साइन ए। तो यहां से सेकंड कॉलम में से साइन बी माइनस साइन ए कॉमन आएगा, थर्ड कॉलम में से साइन सी माइनस साइन ए कॉमन आएगा। ये दो कॉमन फैक्टर आएंगे हमारे पास। उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचेगी उसको आप सॉल्व कीजिए, वहां आएगा साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू, हमें 0 गिवन है, या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है, या तो ए बी के इक्वल है या बी सी के इक्वल है या सी ए के इक्वल है, यानी कि कोई ना कोई दो कोण अवश्य ही आपस में इक्वल है। तो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल है हमारे पास। 53 नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर पेज पर। देख, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 53, पेज नंबर है 26। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, यानी कि 180 डिग्री हमें दे रखी है, तो हमें मान बताना है साइन a प्लस बी प्लस सी माइनस साइन बी कोस a प्लस बी साइन बी 0 माइनस टेन ए साइन सी टेन ए और 0 किसके इक्वल है ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, एक तो 0, एक हमारे पास ऑप्शन गिवन है 1, और एक ऑप्शन हमारे पास गिवन है 2 साइन बी टेन ए कोस सी, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 53, पेज नंबर 26 पर। और क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान पाई है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए a प्लस बी प्लस सी पाई आपको दे रखा है, तो यदि a प्लस बी प्लस सी पाई है तो यहाँ हम सोल्व करें, वैल्यू पुट करें, तो ये कितना बनेगा, साइन पाई। ठीक है, ये साइन पाई बन जाएगा, और साइन पाई का मान कितना होता है, 0। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साइन एन पाई इक्वल टू होता है 0, एन कोई भी इंटीजर है, तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन एन पाई 0 होता है। कोस एन पाई इक्वल टू -1 की पावर n होता है,
यानी कि अगर 1 पाई है तो -1 आएगा, 2 पाई है तो +1 आएगा, 3 पाई है तो -1 आएगा। और इसी तरह से 10n पाई 0 होता है। इसमें भाग करोगे, n इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा था और साइन पाई बन गया, साइन पाई का मान 0 हो गया। अब यहाँ पर फिर a प्लस बी है, तो a प्लस बी की जगह पे वैल्यू कितना आएगा, पाई माइनस सी। यहाँ पर हम क्या, कोस पाई माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, पाई माइनस सी। अब 180 माइनस थीटा तो किसके इक्वल आएगा, माइनस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, वो नेगेटिव का होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट जो रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस कोस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट बन गई। अब हमने a प्लस बी प्लस सी पाई का इस्तेमाल किया तो ये डिटरमिनेंट बन गई। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए अगर हम देखें तो खास बात क्या है, 0 0 0, यहाँ साइन भी है, यहाँ माइनस साइन भी है। ठीक है, यहाँ पर साइन सी है, यहाँ पर हमारे पास माइनस कोस सी है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, कोस a प्लस बी पाई माइनस सी, यहां पर ये मिस्टेक है, यहां पर कोस होना चाहिए, आई थिंक सो, यहां पर कोस होना चाहिए। और ये एक विषम कोटि की ये 3 गुना 3 की विषम सममित मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट है, विषम कोटि की। और जब हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि अगर कोई विषम कोटि की डिटरमिनेंट है, विषम कोटि मैट्रिक्स की, और उसका ऑर्डर विषम है, मतलब 3 गुना 3 है, वैसे विषम सममित मैट्रिक्स है लेकिन ऑर्डर कितना है, 3 गुना 3, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उसमें प्रॉपर्टीज आपको बताई जा चुकी है। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है भी, यहाँ पर कोस सी होना चाहिए, कोस पाई, हमारे पास क्या बना था, कोस पाई माइनस सी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई है तो फिर कोस का कोस ही रहेगा, तो पाई माइनस सी आएगा। ठीक है जी, तो इसका मान था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास 88 नंबर। जी हाँ, क्वेश्चन 88 नंबर है, पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर है 88, पेज नंबर है 28। क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू cos x 1 0 1 2 cos x 1 0 1 2 cos x। इस डिटरमिनेंट को f(x) से रिप्रेजेंट किया गया है और आपको फाइंड आउट करना है 0 से π/2 f(x) dx की वैल्यू। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमारे पास है -1/3, 1/4, 1/2 एंड 1/3। सिंपली क्वेश्चन है, एक डिटरमिनेंट को सॉल्व आउट करना है, x का एक फंक्शन आएगा और फिर हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व आउट करते हैं। f(x) किसके इक्वल आएगा, f(x) इक्वल टू, हाँ जी, तो आप चाहे फर्स्ट कॉलम ले लीजिए चाहे फर्स्ट रो ले लीजिए। तो मान लीजिए आप फर्स्ट रो लेते हैं तो cos x के साथ क्या गुना में आएगा, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस का 1। फिर इसकी बारी आएगी तो -1 आएगा और माइनस के 1 के साथ गुना में कितना आएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 2 cos x माइनस 0 और 0 के साथ 0, तो ये कितना बन जाएगा, 4 cos की पावर 3x माइनस cos x और -2 cos x, यानी कि 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x। और हम जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, cos 3x का, ये cos 3x का फॉर्मूला है। और अब हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल करना है f(x) का 0 से लेकर π/2 के अंदर। किस कंडीशन करेंगे हम,
cos 3x। fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है cos 3x। तो इसका एडिशन कर देंगे, cos 3x का एडिशन कितना होता है sin 3x अपॉन में 3। लिमिट हमारे पास है 0 से लेकर π/2। ठीक है, तो जब 0 की बारी आएगी तब तो 0 बनेगा, तो हम π/2 पुट करते तो कितना आ जाएगा sin 3 गुना π/2 यानी कि sin 270 का मान। तो sin 270 का मान कितना आ जाएगा -1। sin 270 का मान होता है -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/3। तो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12, पेज नंबर है 23 पर। क्वेश्चन है एक डिटरमिनेंट आपको दे रखी है b + c q + r y + z c + a r + p और z + x, और साथ में आपके पास है a + b p + q x + y, और हमें ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, पेज नंबर है 23 पर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखें दो तरीके हैं हमारे पास मैथमेटिक्स को सोल्व करने के। या तो हम क्या करें कि इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, और फिर इसको ऐड वगैरह कर दें। तो उस तरीके से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे तो b q y कैंसिल हो जाएगा, a - c आ जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दें। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। एक और तरीका है कि वो ये है कि अगर मैं इस कॉलम को देखो b q y, तो यहाँ पर भी b q y है। अगर इस b q y को मैं कहता हूँ, जैसे मानो हम a से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार, ये क्या है c r z, ये भी c r z है, इसको मैंने b से लिख दिया। और ये a p x, तो यहाँ भी a p x है, इसको मान लो मैंने कैपिटल C से लिख दिया एग्जांपल के लिए। तो आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है कि डिटरमिनेंट को हम कितनी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, टोटल 6 डिटरमिनेंट्स हमारे पास बनेंगे, 2 + 2 + 2, तो 6 डिटरमिनेंट्स बनेंगी। कौन कौन सी 6 डिटरमिनेंट बनेगी, जब आपने ये वाला कॉलम लेंगे, फिर ये वाला कॉलम लेंगे, और फिर ये वाला कॉलम लेंगे। यानी कि अगर आप लेते हैं हमारे पास, देखो ये a है, समझिए इस बात को, ये a है, ये हमारे पास b है, और ये हमारे पास c है, ठीक है। तो पहले डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बनेगी, ये कौन सा कॉलम है हमारे पास c r z वाला, ये b है। ये a p x वाला कॉलम कौन सा है हमारे पास, ये c है। और b q y वाला कॉलम कौन सा है हमारे पास, a है, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, एक तो हमारे पास बनेगा a b c, एक डिटरमिनेंट ये बनेगी। a b c का मतलब है एक बार b q y, इसका मतलब है b q y c r z और a p x, a b c का मतलब। अब नेक्स्ट बार क्या होगा, a b a, और इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम होगा और थर्ड कॉलम होगा वो 0 बनेगा। तो a b c a b a, तो a b a 0 बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट a c c, तो ये भी 0 बनेगा, तो इसमें क्या होगा, सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा। फिर क्या बनेगा a c a, a c a, ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम होगा, a c a, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। अब बारी आती है b की। अब b के विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन सी बनेंगी, b b c, तो वो 0 बनेगा क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम होगा। फिर कौन सा बनेगा, b b a, तो वो भी 0 बनेगा क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम होगा। फिर हमारे पास कौन से आएंगे, b c c, तो ये भी 0 बनेगा। b c c का मतलब क्या होगा कि b c और c, जिसके अंदर क्या होगा c r z a p x, तो उसमें भी सेकंड और थर्ड कॉलम 0 है। लास्ट हमारे पास क्या बनेगी, b c a, एक और क्या बनेगी b c a, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगी, और उसमें से पहली वाली a b c वाली और एक b c वाली, ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 आएंगी। बाकी सब में दो कॉलम सेम होने की वजह से उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सी
दो डिटरमिनेंट हमारे पास बनेंगी वो देखते हैं हम। एक तो ABC और एक BCA, यानी एक तो ये बनेगी और प्लस में हमारे पास कौन सी दूसरी बनेगी BCA, यानी कि CRZ हम जब हम लेंगे CRZ APX और हमारे पास था BCA, यानी कि हमारे पास आएगा BQY। ये वाली दो अलग अलग हमारे पास बनेंगे, ठीक है। और जब हम इन दोनों को अगर हम सेम बनाना चाहते हैं, वैसे सेम ही है लेकिन इसका कॉलम को अगर आगे पीछे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको चेंज करते हैं, ये या तो इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको यहाँ लेके जाएं, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, फिर एक बार फिर चेंज करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का निशान बन जाएगा, ये दोनों सेम बन जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा डबल, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसका आंसर है हमारे पास 2 नंबर APX डबल APX BQY CRZ, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है तो 2 गुना 2 गुना 2 टोटल 8 डिटरमिनेंट्स बनेंगी। 8 कौन कौन सी, इसको मैंने A लिखा है, इसको B लिखा है, देखो A और B लिखा है, B Q Y को मैंने A लिखा है, तो ये फर्स्ट कॉलम को A से रिप्रेजेंट किया, सेकंड वाले को B से, इस टर्म्स को, तो ये फिर सेम ही है, तो B और ये C, तो कौन कौन सी बनेंगी, इस तरह से बनेंगी A B C A B A A C C A C A B B C B B A B C C B C A, तो टोटल 8 बनेंगी। और 8 में से जब आप देखोगे कि हमारे पास 6 डिटरमिनेंट ऐसी हैं जिसमें कोई ना कोई 2 कॉलम सेम है, इसलिए उनकी वैल्यू 0 है, तो हमारे पास 2 ही बचेंगी, एक तो बचेगी ABC, एक बचेगी BCA, और दोनों डिटरमिनेंट्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 56 है। इसी तरह का सवाल है पेज नंबर 26 पर। B माइनस सी, B डैश माइनस C डैश और B डबल डैश माइनस C डबल डैश, C माइनस A, C डैश माइनस A डैश, C डबल डैश माइनस A डबल डैश, A माइनस B, A डैश माइनस B डैश और A डबल डैश माइनस B डबल डैश इक्वल टू M A डैश A डबल डैश B B डैश B डबल डैश C डैश C डबल डैश। हमें वैल्यू बतानी है M की, और हमारे पास ऑप्शन है 1 -1 0 और 2, M का मान बताना है। तो जैसा भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था, ठीक वैसे ही आपके पास सवाल है। देखो B B डैश B डबल डैश और ये फिर B B डैश B डबल डैश, C डैश C डबल डैश, C डैश C डबल डैश, A डैश A डबल डैश, A डैश A डबल डैश। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, जैसे इसको मान लीजिए, मान लो मैंने इसको क्या लिख दिया कि ये वाला जो कॉलम है, ये जो B डैश C डैश, इसको मैं लिख दिया P, इसको मैं लिख दिया Q, ये फिर वापस सेम है तो Q आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा R आ जाएगा, ये भी R मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा P आ जाएगा। अब जब आप इसको डिटरमिनेंट बनाएंगे, जैसा पिछली क्लासेस में आपको मैं समझा चुका हूँ, अगर आपको इस पे समझ नहीं आ रही बात तो आप लास्ट जो क्लासेस है उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 बनेगी डिटरमिनेंट्स, अलग बनेगी, तो कौन कौन सी बनेगी, जैसे एक तो बनेगी P Q R, एक तो बनेगी P Q R, एक बनेगी P Q P, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसमें P कॉलम 2 बार आ जाएगा। फिर बनेगी P R R, तो ये भी 0 बनेगी, इसमें R कॉलम 2 बार है। फिर बनेगा P R P, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें P कॉलम 2 बार है। फिर Q की बारी, तो Q Q R, ये भी 0 बनेगा क्योंकि इसमें Q 2 बार है। फिर Q Q P, ये भी 0 बनेगा क्योंकि इसमें फिर Q 2 बार है। Q R R, ये भी 0 बनेगा क्योंकि इसमें R 2 बार है। लास्ट बनेगी Q R T, ठीक है। तो टोटल 8 बनेगी, जिसमें से 6 डिटरमिनेंट्स हमारे पास 0 बनेंगी, सिर्फ 2 डिटरमिनेंट्स हमारे पास बचेंगी, एक तो वो जिसमें P Q और R और एक में Q R P।
यानी कि हमारे पास जब हम इसको अलग अलग 8 डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कौन कौन सी दो बचेंगी, एक तो बी, बी डैश, बी डबल डैश, सी, सी डैश, सी डबल डैश, और एक आएगा ए डैश और ए डबल डैश। ठीक है, पी क्यू आर और क्यू पी आर, मतलब एक हमारे पास बचेगी सी, सी डैश, सी डबल डैश, ठीक है, और ए डैश, ए डबल डैश, और बी, बी डैश, बी डबल डैश। ठीक है, तो ये दो डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में हमारे पास बचेगी। लेकिन अब इसमें खास बात ये रहेगी कि जब हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे तो पी क्यू आर ये बचेगी, पी क्यू आर, इन तीनों में कॉलम प्लस आएंगे, फिर आएगा क्यू आर पी, क्यू आर पी, तो ये वाला कॉलम माइनस माइनस माइनस, और पी वाला कॉलम भी क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। एक तो पी क्यू आर, ये नॉट जीरो आएगी, दूसरी क्यू आर पी, ये नॉट जीरो आएगी, तो क्यू आर पी में क्यू भी माइनस का, सॉरी क्यू आर पी में ये भी माइनस का है, तो सेकंड जो बचेगी क्यू आर पी, तो ये माइनस 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 बचेगी, और इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 3 बार माइनस आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों डिटरमिनेंट सेम है, तो आई थिंक सो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0, दिस इज होगा 0 इनटू दिस। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, अगर इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो जो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये सब हट जाएंगे, तो ये 3 बार माइनस बाहर आएगा। उसके बाद देखते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट्स हैं इसमें आपस में अगर एक बार चेंज करोगे ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सी, सी डैश, सी डबल डैश, बी, बी डैश, बी डबल डैश, तो ये कितना आएगा, माइनस का आएगा। फिर एक बार फिर चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा, तो आई थिंक सो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 इंटू समथिंग। ठीक है जी, तो एक आध क्वेश्चन और इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, पेज नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर है 47, पेज नंबर 26 पर, एपीजीपीएचपी वाले सवाल है। ए बी 2 बी सी 1 ए अल्फा माइनस बी, बी अल्फा माइनस सी 0 की वैल्यू अगर 0 है और अल्फा नॉट इक्वल टू 1/2 है, तो ए बी सी किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में, या इसमें से कोई। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपने, अगर अपने थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दें, तो थर्ड कॉलम में अगर आप सेकंड कॉलम को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम में बी ये कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो थर्ड कॉलम हमारे पास बनेगा ए अल्फा, बी अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंशन करते हैं अगर अपने, तो ए के साथ कितना आएगा, पहली रो के रिस्पेक्ट उसके एक्सपेंशन करते हैं, तो ए के साथ आता है सी माइनस बी अल्फा, फिर माइनस बी के साथ कितना आता है, बी माइनस 2b अल्फा, और प्लस ए अल्फा, इसके साथ में हमारे पास कितना आता है, b माइनस 2c इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 0। तो ये बनेगा ac माइनस ए बी अल्फा माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर अल्फा प्लस ए बी अल्फा माइनस 2ac अल्फा इक्वल टू 0। तो जो माइनस का ए बी अल्फा है प्लस का ए बी अल्फा है, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये कितना बनता है, ac माइनस बी स्क्वायर और प्लस
इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 भी कॉमन आता है, अल्फा भी कॉमन आता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 2ac, बी स्क्वायर माइनस में ac 2 आपने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो ये वाला फैक्टर भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ये वाला फैक्टर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है बी स्क्वायर माइनस ac और 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि अल्फा का मान 1/2 नहीं है इसलिए ये तो 0 है नहीं, ये 0 नहीं है तो ये 0 है, और ये 0 है तो मतलब बी स्क्वायर का मान किसके इक्वल है और ac के इक्वल है। और हम जानते हैं कि अगर abc तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि बी स्क्वायर बराबर ac, तो वो संख्याएं किस में होती हैं, जीपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये संख्याएं हमारे पास किस में होगी, जीपी में होगी। अब इसी प्रकार एपी जीपी एचपी पर एक सवाल हमारे पास और है, वो है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन हमारे पास है एबीसी जो है, एबीसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के क्रमशः पी में, क्यू में व आर में, पी में क्यू में आर में पद है। ठीक है, तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। डिटरमिनेंट हमारे पास है log a log b log c p q r 1 1 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन हमारे पास है 0 या फिर 1 या फिर log abc और या फिर p q r। ठीक है, और ABC क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप गुणोत्तर श्रेणी को अज्यूम कर लें। अज्यूम करने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक जीपी मान ली, एक जीपी आपने मान ली 1 2 4, तो पीवा क्यूवा आरवा यानी कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, मतलब पी क्यू आर का मान क्या है 1 2 3, और ABC का मान क्या है 1 2 4, यानी कि पहला पद P का मान 1 और A का मान 1। क्यूवा मतलब दूसरा पद, तो Q का मान 2 और B का मान 2। आरवा पद मतलब तीसरा मान दिया, तो R का मान 3 और C का मान कितना 4। आप ऐसे एक GP मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका यूज करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, A का मान हमारे पास कितना है 1, B का मान हमारे पास कितना है 2 और C का मान हमारे पास कितना है 4। और ये क्या है, पहला दूसरा और तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, ये कितना बनेगा 1 1 1। ठीक है, log 4 का मतलब क्या होता है, log 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो वो 2 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 गुना log 2। और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। अब अगर आपने देखें तो इनका जो रेशियो है, या फिर इसको सोल्व आउट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली भी सोल्व कर देते हैं तो भी इसका मान कितना आएगा 0 आएगा हमारे पास। या तो इसको सोल्व आउट कर लीजिए, एक तरीका तो ये रहेगा। ठीक है, तो एक तो हमने वैल्यू पुट कर दी अजम्पशन से। दूसरा तरीका हमारे पास मैथमेटिकली है, अगर हम संख्याएं नहीं मानते हैं और सिंपली इसको सोल्व करना चाहते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि हम जानते हैं कि जीपी के अंदर जो nवां पद होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n-1। a जो है वो प्रथम पद है, r जो है वो कॉमन रेशियो। ठीक है, तो हमारा जो पीवा पद आएगा, पीवा पद हमारे पास आएगा a इंटू आर की पावर p-1, क्यूवा पद हमारे पास आएगा a इंटू आर की पावर q-1 और आरवा पद हमारे पास आएगा a इंटू आर की पावर r-1। ठीक है, इसका यूज करें तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट हमें दे रखी है log a का मतलब a इंटू आर की पावर p-1, log a इंटू आर की पावर q-1 और log a इंटू आर की पावर r-1। यहाँ कितना आ जाएगा p, यहाँ कितना आ जाएगा q, यहाँ कितना आ जाएगा 1 r और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब अगर आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है ये बन जाएगा log a प्लस p-1 log r।
ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा log a प्लस q माइनस 1 log r और log a प्लस r माइनस 1 log r, और ये कितना आ जाएगा p, ये कितना आ जाएगा q, ये कितना आ जाएगा 1, ये r, ये 1 1 और 1। ठीक है, log की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो log की दो प्रॉपर्टियों का मैंने इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन के अंदर। अब आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ 1 1 1 है, तो इस कॉलम को log a से गुना करके इसमें से घटा दें। तो 1 1 1 को log a से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखें हमारे पास ये 1 1 1 है, यहाँ पर कितना log r और log r। ठीक है, ये क्या बनेगा p माइनस log r, q माइनस log r और r माइनस log r। तो फिर इसको log कैपिटल R से गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जो log r टर्म था वो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा p इंटू log r, q इंटू log r इंटू log r। तो जो सेकंड वाला कॉलम है और जो बचेगा उनका रेशियो सेम हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप थर्ड कॉलम को log a से गुना करके इसमें घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब log r से गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अब इनका रेशियो सेम है, और अगर दो कॉलम का रेशियो सेम होता है तो फिर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो या तो आप वो संख्याएं मान सकते थे या फिर आप इस तरह से मैथमेटिकली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होती है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड वो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 33 पर है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 33। एक्स वाई जेड धनात्मक संख्याएं हैं तो हमें मान ज्ञात करना है 1 log बेस y x log बेस z x log बेस x y 1 log y बेस z है log z बेस x log z बेस y और 1। और हमसे पूछा ये किसके इक्वल है, ऑप्शन हमारे पास है या तो 0 है या फिर 3 है या फिर log x y z है, और लास्ट ऑप्शन है log x प्लस y प्लस z। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम log की प्रॉपर्टी का ही एक इस्तेमाल करेंगे। तो log की कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखें, अगर हमारे पास log a और बेस इसका b है तो हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b, और बेस हम आप चाहें तो अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं, मतलब बेस मैंने इसका e ले लिया। log को बेस कैसे चेंज करते हैं या log को दो log के अपॉन में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अगर log a है बेस b है तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, log a बटा log b, और बेस आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से एक तो log को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो अगर मेरे पास अगर ये आता है log x और यहाँ y है और यहाँ आता है log y और यहाँ x आता है, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, log x अपॉन log y इंटू log y अपॉन log x, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेम आ जाए x y y x तो ये 1 आ जाएगा। अगर इसी तरह से किसी क्वेश्चन में यूं आ जाए, यहाँ पर आ जाए a, यहाँ आ जाए b, यहाँ पर आ जाए b, यहाँ पर आ जाए c, यहाँ पर आ जाए c, और यहाँ पर आ जाए d, और यहाँ पर आ जाए d, और यहाँ पर आ जाए a, तो ये भी कितना बनेगा 1, क्योंकि ये क्या बनेगा log a बटा log b, b बटा c, c बटा d, d बटा a, तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 1 आ जाएगा।
और अगर मान लो यहाँ पर ए नहीं है, ई है, अगर यहाँ पर ई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ई आएगा, यानी यूं कह सकते हैं बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए और ई बचा। तो ये log की प्रॉपर्टी है जिसका हम इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू। तो 1 के साथ में क्या बनाएगा, 1 माइनस ये लोग जेड वाई वाई जेड। तो अभी आपको क्या बताया था, अगर ये जेड वाई है और साथ में वाई जेड है तो ये भी कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0। अब इसकी बारी, log y बेस x, इसके साथ क्या आएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, log x बेस y माइनस log x बेस z इंटू log z बेस y, इसके साथ इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी क्या होगा, ये z z तो ये सेम है तो क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, log x और बेस क्या बनेगा, log y। ये भी क्या है, x और बेस क्या है, y। तो ये दोनों सेम बनेंगे, यानी कि ये बनेगा log x y और ये z z सेम होने की वजह से ये भी क्या बनेगा, log x और बेस y, यानी कि कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, 0। ये भी 0 बनेगा, ये 1 माइनस ये 1 बना था तो 1 माइनस 1 ये भी 0 बनेगा। और लास्ट वाली जो टर्म हमारे पास आएगी वो आएगी log zx, इसका गुणा इसके साथ करोगे log x बेस y इंटू log y बेस z माइनस log x बेस z। तो इसमें भी सेम वही बात है कि ये y और y सेम है, तो ये क्या बनेगा, log x बेस z, और ये भी क्या है, log x बेस z। तो ये भी इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं log a b इंटू log b, और यहाँ पर अगर c है तो ये किसके इक्वल होता है, log a बेस c के। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, 0 बन जाएगा, ये दोनों सेम बन जाएंगे, 0 बन जाएगा, ये तो 1 बनेगा तो 1 माइनस 1 0 बनेगा, तो टोटल इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज और उस पर सवाल, और डिटर्मिनेंट के सवालों का ये तीसरी हमारा लेक्चर था, और एक लेक्चर शायद और रहेगा डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस का। फिर हम वापस एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, सिमिलर नॉन सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती है, और लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड और क्रेमर मेथड क्या होता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।